ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो गेट बंद करके आना पड़ेगा तुम्हें। गुड मॉर्निंग। सो फ्रॉम दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड आई नो दैट बिफोर कमिंग इनटू दिस क्लास you already many of you have already done with the constitution of India at your CSEET level। तो किस किसने पढ़ा था CSEET में? पढ़ा था। वो तो सिलेबस में था, वो मालूम है, लेकिन पढ़ा था क्या? अच्छा, मैंने पढ़ा था, सबने पढ़ा था। थोड़ा बहुत मालूम है क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? थोड़ा बहुत कुछ मालूम है क्या अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? एनीवन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द सुप्रीम लॉ। ओके, एनीथिंग एल्स दैट वी नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, तुमको मालूम है? मदर ऑफ ऑल द लॉज। ओके, हु एल्स नो एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? एनीबडी एल्स? जो इसके अंदर लिखा है उसी पे लॉ बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ? ओके, और कुछ? पावर्स डिफाइंड इन लेजिस्लेचर, किस तरीके से लॉ फ्रेम करना है। ओके, और कुछ? इसके बाहर कुछ बनाया तो सब वॉइड होगा। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स भी डिफाइंड है। ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स? ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार, इफ वी ऑलरेडी डिस दिस पर्टिकुलर चैप्टर एट CSET लेवल, देन व्हाई वी नीड टू रीड इट अगेन एट द एग्जीक्यूटिव लेवल। ठीक है, तो बता दूं मैं तुम्हें, CSET लेवल पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत बेसिक दिया हुआ था। ठीक है, तो सर इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव में हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले? आंसर इज नो। एग्जीक्यूटिव में हम लोग ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले। CSET में क्या पढ़ा था? बेसिक्स, ओनली बेसिक्स प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव में हम लोग ओवरव्यू पढ़ने वाले। इवन इन एग्जीक्यूटिव वी आर नॉट गोइंग टू मेक इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो इट विल टेक अराउंड 100 to 150 लेक्चर्स। कितना बोला मैं? 100 to 150 लेक्चर्स। अभी CS करने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट LLB करने के लिए जाते हो, या कोई भी स्टूडेंट जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए जाते हो, किसी ने ऐसा प्लान किया है क्या अभी तक? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हो, मतलब RJ, सॉरी सब LLB करने के लिए जाना चाहते हो। ओके, देखो मैं तुमको आज बहुत एक अच्छा सा सजेशन देता हूँ। LLB अब करो, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर BCom अलॉन्ग विथ CS। एक बार तुमने LLB कर लिया ना, तो एक बार अपने जीवन में जरूर ट्राई करना जुडिशरी प्रिपरेशन। ठीक है, क्या बनते हैं अपन जुडिशरी प्रिपरेशन करके? हाँ, ठीक है, गोइंग इनटू द जुडिशियल सर्विसेज, मजिस्ट्रेट, जज, है ना? ये बढ़िया नहीं है? इट इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक है, सिर्फ बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगर किसी का लॉ में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, अगर CS तुम लोग कर लिया, LLB तुम लोग कर लिए, तो फिर जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए जरूर जाना, अगर जीवन में सच में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। अदरवाइज CS तो हर कोई बन जाता है। ठीक है, हाँ। हरीश साल में क्या होता है? अच्छा, हरीश सालवे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अपार्ट फ्रॉम हरीश सालवे, देर आर मेनी अदर फेमस पर्सन ऑल्सो देयर। ठीक है, तो अगर तुम जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए भी जाते हो, या तुम LLB भी करने के लिए जाते हो, वहाँ पे भी तुमको ये चैप्टर पढ़ने को मिलता है। वहाँ पे भी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानने को मिलता है। बट वहाँ पे, यहाँ पे एक चैप्टर है ना, वहाँ पे क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए जाओगे, तो इट विल बी द नेम ऑफ इंडियन पॉलिटी। किस नाम से होगा? सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटी। तो वहाँ पे हम लोग पूरा जो होता है ना, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अभी एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? ओनली एन ओवरव्यू। ठीक है, तो मान लो कि अगर एग्जीक्यूटिव में तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, किसी को बाहर जाके बोलना मत कि वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोलना है? वी नो द ओवरव्यू ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो, पहले मैं बता दूं कितने मार्क का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से अभी एग्जाम दिया था तुमने? नहीं दिया था? किसी ने एग्जाम दिया भी? अच्छा, पुराने बच्चे आए नहीं आज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन एनीथिंग बिटवीन 10 to 15 मार्क्स। लिख लो पहले। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर as far as your CS executive jurisprudence paper is concerned। 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है। एटलीस्ट 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है सर? ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करने के लिए मैं विकीपीडिया रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करने के लिए मैं विकीपीडिया रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन जो मेन एलिमेंट्स है या मेन जो कंटेंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर क्या ये हमारे सिलेबस के लिए रिलेवेंट है? सिलेबस के लिए रिलेवेंट नहीं है। जो भी अभी मैं तुमको पहले के 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ाऊंगा, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर सिलेबस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाइल रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले हम जान ले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखोगे यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉल्ड एज भारतीय संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। अब ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया का मतलब, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया का मतलब है इन इंडिया एनी ऑफ द लॉ या एनी काइंड ऑफ लॉ कैन नॉट बी मेड विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? यहाँ पे इंडिया में कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द डॉक्यूमेंट lays down the framework democrating fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions or government agencies, and it also sets out the fundamental rights किसको मिलता है? being available to the citizens of India। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गाइडलाइंस गिवन है। किसके लिए गाइडलाइंस गिवन है? टू द सिटीजंस एंड स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अभी के लिए समझो क्या मतलब है इसका? गाइडलाइंस। किसको फॉलो करना है? स्टेट एंड सिटीजन। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टेट का मतलब अभी के लिए समझो, स्टेट का मतलब है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो तो स्टेट का मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये सब नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या बोला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी while carrying out any activities or while conducting themselves, what principles they have to follow, while conducting themselves is given under the Constitution of India। पास में मैंने क्या? they cannot act in any manner which is against the directive principles। समझ रहे हो? they cannot act in any manner which is against the directive principles given in the Constitution of India। तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली गाइडलाइंस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली गाइडलाइंस, जो कि बताता है कि कोई भी स्टेट को कैसे कंडक्ट करना है। स्टेट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। अब देखो उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द अर्थ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? आगे B.R. Ambedkar, who was the chairman of drafting committee, is widely considered to be the chief architect of the Constitution of India। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अभी आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो लॉ के अंदर क्या पढ़ते हो? सेक्शंस पढ़ते हो।
ठीक है, लॉ के अंदर क्या पढ़ते हो, सेक्शंस पढ़ते हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ लॉ. Constitution of India is also a law, and moreover it is considered as the supreme law, or I can say it can be considered as the mother of all the laws, है ना. Constitution of India is being considered as the mother of all the laws. मतलब any other laws being framed in India will have its origin, सुनना ध्यान से, any other law being framed in India will have its origin from the Constitution of इंडिया. बात समझ में आने क्या, इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता विच इज अगेंस्ट दी, इंडिया में ऐसा कोई भी लॉज नहीं बनाया जा सकता विच इज अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके. बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट of the Constitution of India, and it imparts the constitutional supremacy, not parliamentary supremacy, since it was created by the Constituent Assembly rather than the Parliament, and it was adopted by its people with a declaration. It is adopted by its people. ये भी एक important point है note down करने के लिए. Adopted by its people का मतलब क्या? With a declaration in its preamble. Parliament cannot override the Constitution. Parliament cannot override the Constitution. यहां पे दो चीजें जो आपको ध्यान में रखना है. पहला क्या बोला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉन पार्लियामेंट्री एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. इसका मतलब it imparts constitutional supremacy. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करेगा that how parliament will be constituted. बात समझ में आने क्या, what will be its functions, what will be its powers. बात समझ में आने क्या. फिर बोला गया it and was adopted by its people. यहां पे implied अडॉप्टेंस है, यहाँ पे इम्प्लाइड अडॉप्टेंस है. तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम में से किसी भी स्टूडेंट ने एक्सप्रेसली जाकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है जिसमें उन्होंने कहा हो कि आई एम अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऐसा कभी हुआ है क्या, कभी सुना है कि अंकल बोले या चचा बोले, ताऊ जी बोले कि आज मैं गया था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आई एम एग्रीइंग टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यहाँ पे इम्प्लाइड अडॉप्टेंस है. इम्प्लाइड अडॉप्टेंस का मतलब वंस यू आर बोर्न इन इंडिया, it is implied that you will be bound by the Constitution of India. इसका मतलब कि भाई जितने भी लोग इंडिया में पैदा हुए, and all such persons who are considered to be the citizen of India, all such persons who are considered to be the citizens of India, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइड है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइड है ना. एंड दे नीड नॉट टू मेक एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेस डिक्लेरेशन, फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? ओके. फिर और क्या पढ़े, हाँ. इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949. अब मैंने इतना सब पढ़ाया तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था जो तुम्हारे दिमाग में आया नहीं. सर आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया? 26 ऑफ नवंबर 1949, है ना. एंड इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल एज अ रिपब्लिक डे. ठीक है, तो क्वेश्चन आना चाहिए अपने दिमाग के अंदर, सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने बताया कि इट डिफाइंस द स्कोप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द स्कोप ऑफ स्टेट एंड ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है स्कोप ऑफ स्टेट. स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे?
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, एज वेल एज दी सिटीजन्स. सिटीजन्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? वन हु इज एक्चुअली बॉर्न इन इंडिया. सिटीजन्स ऑफ इंडिया का क्या मतलब यहाँ पे? वन हु इज एक्चुअली बॉर्न इन इंडिया. तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को. उससे पहले क्या कोई एक्ट हुआ करता था? उससे पहले क्या कोई लॉ हुआ करता था which was defining the scope of government as well as the citizen of India? हो सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, यस नो? तो आंसर इज यस. आंसर इज यस. इससे पहले हुआ करता था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. क्या हुआ करता था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. भाई किसने बनाया होगा वो? ब्रिटिशर्स ने. किसने बनाया होगा? ब्रिटिशर्स ने. और तुमको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब इंट्रोड्यूस किया गया था, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन इट कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स. कितने? एंड 395th आर्टिकल्स में इट इज क्लियरली गिवन कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितने भी प्रायर एक्ट्स हैं लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो क्या हो जाएंगे? रिपील हो जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या हो जाएगा? रिपील हो जाएगा. बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. नेक्स्ट देखो, अब मैं चाहूंगा कि तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये देखो. हाँ देखो, प्रीवियस लेजिस्लेशन के बारे में एक बार पढ़ोगे, एक बार बस ऐसे रीड कर लो, जस्ट फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज. The constitution was drawn from a number of sources. Mindful of India's needs and conditions, its framers, borrowed features of previous legislations such as Government of India Act 1858. किसने बनाया होगा? ब्रिटिशर्स ने. Then Indian Council Act 1861, 92 and 1909, and the Government of India Act 1919 and 1935 and Indian Independence Act 1947. The latter which led to the creation of India and Pakistan divided the former constituent assembly into two, and each new assembly had sovereign power to draft and enact a new constitution for the separate states. And with the enforcement of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आप कभी फ्री बैठे हो, मन नहीं लग रहा हो, ठीक है, टाइम पास नहीं हो रहा हो, तो एक बार आर्टिकल नंबर 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर करना. उसमें क्लियरली गिवन है कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया, उस दिन इन सभी प्रायर एक्ट्स को क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया, रिमूव. मान लो कि मैं तुम्हें क्लास से रिपील कर दूं, तुम क्या हो जाओगे? यहां से गायब हो जाओगे. क्या हो जाओगे? गायब. समझ रहे हो? हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, एग्जाम्पल बोलो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सबको, बोलो क्या एग्जाम्पल है? मैंने पकड़ा कब तुम्हें? देखो अभी पागल लड़के. और क्या जाने सर? और तो हाँ, एक और चीज मैं तुमको बताता हूँ. जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब ड्राफ्टिंग चल रहा था, तो जो एलिमेंट्स है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट अदर कंट्रीज. अपन क्या करते हैं? अपन कोई भी लॉ बनाते हैं ना, जनरली अपन ऐसा ही करते हैं. क्या करते हैं? वो सिमिलर सब्जेक्ट मैटर पे जो लॉ ऑलरेडी प्रिवेलिंग है दूसरे कंट्रीज में, अपन पहले उसको स्टडी करते हैं, उन प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं, और फिर उन एक्ट्स के जो भी पॉजिटिव्स हैं वो अपन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और ऐसे कंसोलिडेशन करते हैं उन सभी प्रोविजंस का. ठीक है, उन सभी प्रोविजंस को कंसोलिडेट करके बना देते हैं एक नया एक्ट. नॉर्मली ऐसे ही होता है. ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ड्राफ्ट किया गया था, रेफरेंस हैज बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रेफरेंस हैज बीन मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज.
इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये? चलो। अच्छा, तुमको इसके बारे में आइडिया है क्या, ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोग को। देर आर 3 ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन? लेजिस्लेचर कौन? वन हु हैव द पावर टू फ्रेम लॉज। वन हु हैज द पावर टू फ्रेम लॉज। हु हैज द पावर टू फ्रेम लॉज? हु हैज द पावर टू फ्रेम लॉज? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो गया लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करता है। मान लो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स। राजस्थान गवर्नमेंट हेडेड बाय मिस्टर अशोक गहलोत। तो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कोई उन्होंने लॉ बनाया फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए खुद आएंगे? तुमको मिलेंगे चौराहे पे अशोक गहलोत जी सीटी मारते हुए? वेदर इट इज पॉसिबल? आंसर इज नो। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें किसकी जरूरत है? एग्जीक्यूटिव की। और ये एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं मालूम है? कौन होते हैं? दे आर ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर आईएएस ऑफिसर्स। एंड थर्ड ब्रांच क्या? 3 ब्रांचेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट। अब तुम समझो, जिसने लॉ बनाया और जो लॉ इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, जो लॉ का इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, अगर दोनों के बीच में क्या है, कोई डिस्प्यूट अगर अराइज हुआ, तो दैट डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व थ्रू कोर्ट्स। दोज डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व थ्रू कोर्ट्स, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? जुडिशरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। और कुछ? और कुछ? हम्म, 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 हम्म। अच्छा, एक और चीज। व्हेन दिस when the constitution of India was introduced, it contained how many articles? 395 articles. एंड अगर हम लोग आज की बात करें तो देर आर 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स है अब? 448 आर्टिकल्स। ठीक है, तो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया ना, वो तुम लोग यहाँ पे लिख लो। जो बुक तुम लोगों ने ओपन किया ना, वो चैप्टर 2 के इधर जो भी ब्लैंक स्पेस है ना, यहाँ पे सारी चीजें को पहले तुम लोग लिख लो, जो जो भी चीजें तुम लोग को अभी तक समझ में आई। प्लीज डू इट। यू डोंट हैव द बुक ना? You just note it down in a single paper, on a single paper. हाँ, आपको बुक नहीं मिला है क्या? तो आप इतने दिन से पढ़ कैसे रहे हो? ओके, अभी तक जो भी समझे वो लिखो फटाफट से। देखो कितना सख्त है वो बच्चा, लिखना स्टार्ट भी कर दिया है। डू इट। जो भी समझे अभी तक वो लिखना है तुमको।
डन। अब आ जाओगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे सभी बच्चे। कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। The Constitution of India is the supreme law of India. The Constitution is popularly known as the mother of all the laws. It means any laws being made in India will derive its origin. Any law being made in India will derive its origin from the Constitution of India. ठीक है, या ऐसा भी बोल लो कि इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जो ऐसी बात कर रहा हो विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एज ऑल अदर लॉज डिराइव देयर अथॉरिटी and force from the constitution. The Constituent Assembly under the chairmanship of B.R. Ambedkar took almost 3 years to draft the constitution, and the constitution was adopted on 26th of November 1949, है ना, and it came into force on 26th of January 1950. ये याद रहेगा सबको? हाँ। With the adoption of the constitution, India became modern republic of India. अब ये मॉडर्न रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? एनीवन? तुम लोगों को मालूम है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक स्टेट ऑफ इंडिया, क्या मतलब है इसका? सुना ये वर्ड पहले तो सुना होगा ना कभी? अबे तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो जब तुम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तब से जानते हो, है ना? ऐसा रट के निकल जाते थे, याद है? टीचर से ऐसा बोल करके निकल जाती थी, तुम भी ऐसा सुन करके निकल जाते थे। टीचर भी इग्नोर मारती थी, तुम भी इग्नोर मारते थे। रिपब्लिक का क्या मतलब है यहाँ पे? एनीवन? हाँ तुम नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। और कोई बोलना चाहते है? और कोई बोल के अपना इंसल्ट करवाना चाहते? कोई है बोलने वाला? तुमको मालूम है? तुम नहीं रे पगले, हिंदी में पता है? हाँ बोलो। गणतंत्र, वेरी गुड। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? मैं तुमने तो ट्रांसलेशन कर दिया। आई एम आस्किंग अबाउट द मीनिंग। रूल ऑफ पब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हुआ है यहाँ पे द हेड ऑफ द स्टेट विल बी अपॉइंटेड बाय पब्लिक। लिख लो। एंड हु इज द हेड ऑफ स्टेट? हु इज द हेड ऑफ स्टेट हियर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपन थोड़ी ना अपॉइंट करते हैं। अबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपन ही अपॉइंट करते हैं, बट इन इनडायरेक्ट मैनर। हम किसको अपॉइंट करते हैं? हम एमपीज को अपॉइंट करते हैं, प्राइम। हम एमपीज को अपॉइंट करते हैं, हम एमएलए को अपॉइंट करते हैं बाय वे ऑफ वोटिंग। फिर वो एमपीज और एमएलए जो हमने अपॉइंट किए वो किसको अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट को। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, कॉपी कॉपी दिस। एक सेकंड रुकना।
अब आ जाओगे नेक्स्ट पार्ट पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री। अब सर ये इसका मतलब क्या है, सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉवरेन कंट्री? सॉवरेन कंट्री का मतलब है इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। ठीक है, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। ठीक है, एक और चीज है, इंडिया इज नॉट बाउंड टू फॉलो द डायरेक्शन। बाउंड में वर्ड यूज कर रहा हूं, इंडिया इज नॉट बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। बात समझ में आ रही है क्या? वी हैव द प्रिविलेज, वी हैव द फ्रीडम टू रेगुलेट आवर ओन अफेयर्स। ठीक है, वी हैव द फ्रीडम और वी हैव द प्रिविलेज टू रेगुलेट आवर ओन अफेयर्स। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। आ जाओगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, प्रीएम्बल वर्ड तो सुना होगा ना पहले, क्या होता है प्रीएम्बल का मतलब? समरी नहीं होता है। लिखो प्रीएम्बल का मतलब, पहले लिख लो। प्रीएम्बल मीन्स एनी स्टेटमेंट which defines the scope or objective। any statement defining the scope or objectives को अपन नाम देंगे क्या? प्रीएम्बल। ठीक है, लिखा? हाँ, देखो क्या लिखा है। प्रीएम्बल सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव which the legislation intended to achieve। legislation का क्या मतलब है यहाँ पे? लॉ, है ना? तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे? प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी अपन क्या पढ़ने वाले? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? देखोगे, प्रीएम्बल सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन और विच द लॉ इंटेंडेड टू अचीव। इट इज अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? एनी रिटन लॉ। ठीक है, प्रीएम्बल इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट एंड एट टाइम्स इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, preamble is an insight to the legislation। Supreme Court has held in the Berubari case that preamble to the Constitution is key to understand minds of the makers। ठीक है, और preamble is very important to understand the intention of law maker। Is it clear? It is considered as the most sacred part of the constitution and it is also being considered as the soul of the constitution। मतलब जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते समय कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ का मीनिंग इंटरप्रीट करते समय आपको रेफरेंसिंग देना पड़ेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। या ऐसे बोल लो, वी विल बी इंटरप्रिटिंग एनी वर्ड्स, लाइन और पैरास while reading the constitution in reference to the preamble to the constitution। सिंपल है? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। एनी काइंड ऑफ एम्बिगिटी का मतलब कंफ्यूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड इन द सेंस विच सेटिस्फाइज द प्रीएम्बल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते समय आपको
इंटरप्रिटेशन निकालना है इन रेफरेंस टू दी प्रीएम्बल और इन रेफरेंस टू दी ऑब्जेक्टिव्स एज सेट्स आउट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन या सेट्स आउट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे 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 आ जाओ। अब सवाल उठता है कि सर प्रीएम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन बोलता क्या है। अब एक चीज ध्यान रखना, जीवन में कुछ और चीजें तुमको याद रहे नहीं रहे, ये प्रीएम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन याद रहना चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारा एंड टाइम में आ जाए ना, जब मतलब इस दुनिया से जाने वाले हो, तो जो भी तुम्हारे पास बैठा हो उसको तुम प्रीएम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन सुना के जाओगे। हाँ, तो एक दिन पहले से सुनाना स्टार्ट कर देना अगर हर सब्जेक्ट में बोल रखा है तो। मालूम तो चल ही जाता है जब आदमी मरने वाला होता है, 24 घंटे पहले मालूम चल जाता है उसे। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी को बैठा ना जो सीएस कर रहा हो। हाँ, तो तुम एक काम करना ना, तुम रिकॉर्ड कर देना। तब तक तो और भी मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होगी, वॉइस रिकॉर्डर मतलब कुछ भी चीजें आ चुकी होंगी, तब तक तो तुम ये बस रिकॉर्ड कर देना। हम्म। नेक्स्ट, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या लिखा है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मतलब इसका? हम भारत के लोग, ठीक है, हैविंग solemnly resolved, कसम खाते, अंतरात्मा से कसम खाते, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। पहले इसका मतलब समझ लो। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। पहले अपन ये समझ लेते फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं तुमको बता दूं कि ये जो टर्म लिया गया ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? तुम समझना, नॉर्मली लॉ कौन बनाता है? अभी बताया ना मैंने, लॉ मेकिंग अथॉरिटी। लॉ मेकिंग अथॉरिटी बनेगा ना, लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा सेंट्रल लॉज, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा स्टेट लॉज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा दैट विल बी एप्लीकेबल विद इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली। ठीक है, फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर लॉ मेकिंग अथॉरिटी डिफाइन कहां पे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर कहां से मिला होगा? ये तो वही वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना कि सबसे पहला जो सीएस होगा उसने आर्टिकलशिप कहां से किया होगा? ये सुनो, ये सबसे पहला जो सीए होगा उसने आर्टिकलशिप कहां से किया होगा? कभी सोचा इन सब के बारे में? तो ये सेम सेम चीजें तो बोल रहे हैं यहाँ पे। यार लॉ बनाने का पावर गवर्नमेंट को दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर कहां से मिला? अरे पार्लियामेंट तो इसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले आ गया था क्या पार्लियामेंट? तो बोलो, समझ में आया मैं क्या पूछना चाहता हूं तुमसे? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? लॉ बनाने का पावर लॉ मेकिंग अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर, अपन ने बोला कि बी आर अम्बेडकर इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु हैज गिवन हिम द पावर? हु हैज गिवन हिम द पावर? तो समझना, इसका मतलब है ये पावर हमने खुद को दिया है। हाँ, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बात समझ में आना है क्या? ये इंटरप्रिटेशन है इसका। दिस टर्म हैज बीन एक्चुअली टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिस्टर बी आर अम्बेडकर हैज टेकन दिस टर्म। अब अगर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी खोल के देखो, नेट पे मिल जाएगा। इट विल स्टार्ट विथ वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है?
ये पावर हमने खुद को दिया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया चुप जाओ कचरा वाली। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, ठीक है, अंतरात्मा से कसम खाते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या था? लिखो, सोवरेन का मतलब, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड। सोवरेन का मतलब देखो यहाँ पे, द वर्ड सोवरेन emphasizes that India is no more dependent upon any outside authority। अब तो समझना, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस किसी ना किसी ने हमें रूल किया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स। बस में आ रहा है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, दैट नाउ वी वी आर नॉट गोइंग टू रूल बाय एनी अदर पर्सन, एनी अदर अथॉरिटी। वी द पीपल ऑफ इंडिया will be ruled by only by the laws of the soil या laws of the land। मेरा बात समझ में आ रही क्या? तो इसका इंटरप्रिटेशन एक और निकलता है कि कोई भी एक्सटर्नल पार्टी, चाहे वो कोई भी बाहर का कंट्री हो या कोई भी अथॉरिटी हो, दे वोंट हैव एनी पावर टू इंटरप्ट इन आवर अफेयर्स। They don't have any powers to interrupt in our affairs। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि सर आपने कहा कि कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के पास पावर नहीं है टू इंटरप्ट इन आवर अफेयर्स, लेकिन सर हमें यह भी मालूम है दैट इंडिया, हमें यह भी मालूम है सर कि इंडिया इज अ मेंबर कंट्री ऑफ वेरियस एसोसिएशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल WTO, सार्क, और कोई नाम पता है? कॉमनवेल्थ, G20 और ब्रिक्स। तो इवन दो इंडिया इज अ मेंबर, फॉर एग्जांपल इवन दो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO, क्या WTO हमारी कंट्री के ट्रेड से रिलेटेड लॉज को रेगुलेट कर सकता है? तो आंसर इज नो। इट इज अप टू अस whether we want to follow the suggestions or recommendation given by them or not। बात समझ में आ रही क्या? we will be bound to follow only the laws of the land। we won't be controlled by any external agency or any external authorities। सिंपल है, लिखा है देखो, इंडिया इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एज अ मेंबर इन कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन डू नॉट रिस्ट्रिक्ट और इंपैक्ट इट्स सोवेनिटी। बोला हमारे ऊपर है तुम्हारा सजेशन मानना नहीं मानना। यू कैन नॉट बाउंड अस, यू कैन नॉट बाइंड अस टू फॉलो दी रिकमेंडेशंस और सजेशंस। सोवेनिटी वर्ड क्लियर है? So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign। फिर एक और वर्ड आता है सोशलिस्ट। अब इसका क्या मतलब है? द वर्ड सोशलिस्ट, एक सेकेंड, हाँ पढ़ो एक बार, मैं हाँ तो 2 मिनट रुकना।
ठीक है, अब आ जाओगे दूसरा टर्म, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे सबका समान अधिकार है। ठीक है, all the citizens of India will have equal rights on the government resources। ऐसा ही बोल सकते हो, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन while allocating the resources। ठीक है, while allocating the resources। गवर्नमेंट जॉब्स हो गया या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स हो गई, उन सभी स्कीम्स में सबको, उन सभी स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने का सबको बराबर अधिकार है। इज इट क्लियर? सोशलिस्ट। सॉवरेन का मतलब क्या था? वी वोंट बी कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसीज और एनी एक्सटर्नल अथॉरिटीज। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल हैव इक्वल राइट्स, है ना, विल हैव इक्वल राइट्स इन द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, या इक्वल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन बोल सकते हो। वी ऑल हैव इक्वल राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट रिसोर्सेज। ठीक, मान लो हाईवेज पे ये 4 लड़के जा रहे, इन चारों को जाने दिया और इन दोनों को मना कर दिया। ठीक है, हाईवेज पे कोई अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग खड़े थे, इन चारों को जाने दिया, इन दोनों को रोक दिया। उन्होंने पूछा कि भाई क्यों रोका हमें, तो इनको बोला जाता है कि तुम्हारी शक्ल खराब है, तुम्हारा हाईवे पे जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारी शक्ल देख करके बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस। वेदर इट इज पॉसिबल? नो। ठीक है, नहीं मजाक नहीं, तुम तो वैसे समझ रहे हो ना, यू आर वेरी स्मार्ट। फिर एक और चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस, ये सोशलिस्ट जो वर्ड था, इनिशियली इट वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस वर्ड वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1976। though it has no definite meaning, but generally it means the degree of control over production and distribution in the hands of state। ऐसा लिख लो, लिख लो, लिखो, मैं जो मैं बोल रहा हूं लिखो ना, गर्दन हिलाने से थोड़ी ना लिख लो। हाँ, एवरी सिटीजन, every citizen of India, every citizen of India will have, every citizen of India will have equal right of participation, every citizen of India will have equal right of participation in the government resources। every citizen of India will have equal right of participation in the government resources। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही क्या? अब समझो, सर आपने कहा कि इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड दिस वर्ड वाज मिसिंग बट लेटर ऑन एडेड, तो कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कुछ तो रीजन रहा होगा। अब इस वर्ड को ऐड करने के पीछे रीजन था, लिखो, रीजन भी लिखो। टू कंट्रोल दी unequal distribution, to control the unequal distribution of income, to control the unequal distribution of income। बात समझ में आ रहा है क्या? और वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? बाय मेकिंग डिफरेंट पॉलिसीज या लॉ या रूल्स।
किसी भी एक ऐसा लॉ का एग्जाम्पल बता सकते हो जिसके थ्रू गवर्नमेंट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? इनकम टैक्स लॉ, है ना? ज्यादा पैसे वालों से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और उसको फिर यूज किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल, इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, सेक्युलर, स्पेलिंग गलत है सेक्युलर का, इसको सही कर लेना। हाँ, सोशलिस्ट की भी गलत थी। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब, सेक्युलर का मतलब है, क्या कह रहे? ऑल, ऑल रिलीजन्स आर सेम। मैं तुमको बताता हूं, ये दोनों टर्म जो है ये ऐड किया गया था बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इनिशियली बोथ दी वर्ड्स वर मिसिंग, ठीक है, सोशलिस्ट भी और सेक्युलर भी, ठीक है। अब सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, equal importance, equal privileges will be given to all the religions in India. Yeah, every person has been given the freedom to practice and preach any religion of their interest. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। तुमको सीए के बारे में मालूम है? क्या मालूम है? उन्हें नहीं मिलेगी, उसके पीछे रीजन है कुछ? रीजन नहीं पता? तो वही तो बात है ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, मेरा भी वो सिलेबस में नहीं है ना। उसको पढ़ाने, वो चीज पढ़ाने का थोड़ी ना पैसा दिया तुम। हम्म। पर पहले देखो, किसी भी ऐसे चीजों के ऊपर रिकमेंड करने से पहले ना एक बार चीजों को जान लो, ठीक है। हम्म। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, द गवर्नमेंट वोंट बी प्रमोटिंग एनी रिलीजन। तुमको देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक चीज तुमको बताते हैं, रुको। ऐसा कुछ नहीं था। जब तुम्हें पहले से पता है तो मैं क्या बताऊं? हम्म। ये फाइल खुल नहीं रहा है, लेकिन जो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इंटेंशन इज वेरी मच क्लियर that the state will be promoting a particular religion, state will be promoting a particular religion। तो अगर तुम देखोगे भी तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पाकिस्तान में, हाँ, हिंदूज का पॉपुलेशन उस टाइम पे 19 से 20% था, जो भी लेस देन 2% है, जो भी लेस देन 2% है। क्या कह रहे हो?
लिखा है, क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो इंटेंशन इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ठीक है, चलो. तो थर्ड वर्ड का इंटरप्रिटेशन, सोशल सेक्युलर का मतलब यहां पे, सेक्युलर का मतलब यहां पे गवर्नमेंट विल नॉट बी प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो ऐसा बोलोगे कि जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं या जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो पॉलिसीज या वो इनिशिएटिव्स सभी धर्मों के लोगों के लिए अवेलेबल होंगे. ठीक है, यस. नेक्स्ट, और यहां पे ऐसा ही बोला जा सकता है सेक्युलरिटी में कि स्टेट एंड रिलीजन के बीच में दीवार है. स्टेट एंड रिलीजन के बीच में दीवार है, मतलब स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, ठीक है, इनटू एनी रिलीजियस मैटर्स. स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इनटू एनी रिलीजियस मैटर्स. इन द सेम मैनर रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इनटू एनी स्टेट अफेयर्स. इसका ये इंटरप्रिटेशन में निकलता है. लिखना है तो लिख लो. लिखना चाहते हो तो लिख लो. डन. नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक. अभी डेमोक्रेटिक वर्ड तो सुना होगा. डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पब्लिक, है ना. देखो यहां पे डेमोक्रेटिक का मतलब है दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द पब्लिक. लिख लो. जैसे बोल लोगे पीपल हैव द पावर, वी हैव द पावर टू आस्क क्वेश्चन, टू रेज क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. we can hold the government liable, yeah, we can hold the government accountable towards us. We have the power to ask question to the government. Democratic. Is it clear? We have the power to appoint our own representatives, okay, by way of voting. We have the power to appoint our own representatives by way of voting. Plus जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने अपॉइंट किया उससे क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार हमें दिया गया है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रिपब्लिक. रिपब्लिक मैंने बताया था हेड ऑफ द स्टेट. यहां पे हेड ऑफ द स्टेट का मतलब मिस्टर मोदी नहीं. हेड ऑफ द स्टेट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हेड ऑफ द स्टेट विल बी अपॉइंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, यहां पे प्रेसिडेंट हम लोग अपॉइंट करते हैं बट इन एन इनडायरेक्ट मैनर, क्योंकि हमने किसी को अपॉइंट किया, एमपीज एमएलएस को अपॉइंट किया. अब वो एमपीज एमएलएस को जो हमने अपॉइंट किया, जैसे हमने अपॉइंट किया एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे विल बी अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट. तो ऐसा बोल सकते हैं ना, वी आर इनडायरेक्टली अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट. आई होप ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको बिल्कुल क्लियर है. क्लियर? देखिए क्या पेज नंबर था? आओ आगे बढ़े. The preamble to the constitution states that we the people of India, we the people of India, मतलब we are giving the powers to ourselves. We are giving the powers to ourselves. अब तुम समझना कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था? When it was written 1946 से काम चालू हो गया था, 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था, 1950 में इफेक्ट में आ गया था. तब तुम पैदा हुए थे क्या? कोई भी पैदा नहीं होता. देखो क्या बोला, भगवान ने बनाया था, विष्णु भगवान ने अवतार लिया था. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मेरे को लगा कोई विष्णु भगवान ने अवतार लिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए.
तुम पैदा नहीं हुए थे, हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा भी पैदा नहीं हुए हों। ये टर्म समझ रहे हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब वी आर गिविंग दिस अथॉरिटी टू आवर सेल्फ, लेकिन ये इंप्लाइड अथॉरिटी है, ठीक है, ये इंप्लाइड नेचर का अथॉरिटी है, समझ रहे हो। टू एवरी, दिस अथॉरिटी इज गिवन टू एवरी सच पर्सन हु इज born in India, ठीक है। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. Citizens कौन? One who is actually born in India. Justice, social justice, economic justice and political justice. सोशल जस्टिस का मतलब, सोशल जस्टिस का मतलब क्या बोला? सोशल डिस्टेंसिंग हाँ, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी फॉलोड, ठीक है। राइट टू लिव इन एनी सोसाइटी, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, राइट टू कैरी आउट एनी बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स। पॉलिटिकल जस्टिस, राइट टू इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव। समझ में आ रहा है भगवान? नहीं, हाँ तुमसे पूछ रहा हूं, भगवान के आगे भी भगवान ही होते हैं। देखो अभी नेक्स्ट, देन लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, but it is to be noted here that liberty is given with certain restrictions, ठीक है। liberty is given with certain restrictions। हाँ, आजकल तुम लोगों ने देखा होगा ना, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, हाँ कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तो क्या कह रहे हो, क्या डिस्क्लेमर देते? ऐसा डिस्क्लेमर देते हैं कि मजाक है, इसको सीरियसली ना लिया जाए। तो और पर बट इफ दे इंटेंशनली दे आर हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दे आर हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, पर वो भी उनका काम भी ऐसा है ना कि बिना किसी का मजाक बनाए लोगों को हंसी नहीं आती है, ऐसा ही होता है, तुम देखो। कैसे? कोई नॉर्मल थॉट है, बिना मजाक उड़ाए तो कौन हंसता है? बट वो गलत है जो लोग करते हैं, इन द नेम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट। तुम जैसे लोगों की वजह से तो उनको इतना पॉपुलैरिटी मिलता है। कल से आना मत क्लास में तुम, ही शुड बी रिपील्ड फ्रॉम द क्लास। आप तेरी जगह पे किसी और को ले आएंगे तो चिंता मत कर, बट बी रेडी टू बी रिपील्ड। अश्लील है लड़का। देखो भी नेक्स्ट, देन इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग्स देम ऑल। अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है ना, इट कम्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, है ना। एक क्वालिफाइड बंदा और एक नॉन क्वालिफाइड बंदा, क्या उन दोनों को सेम ट्रीट किया जा सकता है? वहां पे अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, बोला अगर ये जो डिफरेंशिएशन है या डिस्क्रिमिनेशन है अगर रीजनेबल बेसिस पे, तो इट वोंट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फ्रेटर्निटी? हाँ, भाईचारा, वेरी गुड। To promote fraternity, assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nations. Okay. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact
and give to ourselves this constitution. बात समझ में आ रहा है क्या? Give to ourselves, underline कर लेना, we the people, giving this authority to ourselves. ठीक है, giving this authority to ourselves. Next, इसको मैं डिस्कस करूंगा इस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इधर आ जाओ पहले. Whether the preamble can be amended. हाँ, whether the preamble can be amended. देखो लिखा है यहाँ पे. In the case of केशवानंद भारती, it was decided, बहुत 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 important case है. It was decided that preamble being a part of constitution can be amended like any other provisions of the constitution, though the amending power in article 368 is limited in case of constitution. The preamble contains the basic elements or fundamental features of the constitution. Consequently, amending power cannot be used to destroy these basic features. ठीक है, ये रहे वो सारे basic features. Whether preamble can be amended, answer would be, आंसर तुमको आंसर देने के लिए तुम्हें इस केस का रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है. You need to give reference of this particular case. ठीक है, in this case it was held. Amendment can be made provided the basic features are not being destroyed. Therefore, preamble being a part of constitution can be amended, but subject to a condition that the basic features in the preamble cannot be removed. ठीक है, चलो अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.